हेलो एवरीवन, मैं हूं शिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज। आप हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ₹500। आप फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई से दिए गए नंबर 7317240017 इस पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है असर्शन। ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू फ्री क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड पीपल। स्टेटमेंट फॉर्म में ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें असर्शन कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है फ्री क्रॉस बॉर्डर, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर सकती है। किस फॉर्म में कर सकती है? तो गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल, इंफॉर्मेशन एंड पीपल। इसका रीजन दिया हुआ है कि कंट्रीज आर कंसिस्टेंटली इवॉल्विंग इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स दैट आर WTO compatible। अब जो असर्शन दिया है उसके लिए रीज़न ये दिया हुआ है कि जो कंट्रीज़ हैं ये नई नई मार्केटिंग बैरियर्स को इवॉल्व करती रहती हैं जो कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रूल्स एंड रेगुलेशन से कंपैटिबल हों। सबसे पहले जान लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक कंट्री की इकोनॉमी बाकी कंट्रीज के साथ इंटीग्रेट करना। ग्लोबलाइजेशन से सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, किया जा सकता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, जिसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिबरल किया गया, यानी कि जो पहले के टाइम में ट्रेड बैरियर्स हुआ करते थे उनको कम किया गया ताकि जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर सके। ग्लोबलाइजेशन बढ़ने के क्या क्या कारण हैं? तो इंटरनेशनल ट्रेड है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड पॉपुलेशन मोबिलिटी। वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है? फ्री बॉर्डर मूवमेंट है गुड, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन और पीपल का। ये बिल्कुल सही है। जो रीज़न यहाँ पर दिया हुआ है कि कंट्रीज नए इनोवेटिव मार्केटिंग बैरियर्स को इवॉल्व करती हैं जो कि WTO कंपैटिबल हों, ये भी सही है। ग्लोबलाइजेशन आने के बाद से एंड एज पर WTO नॉर्म्स डायरेक्ट कोई बैरियर नहीं लगा सकती हैं, नए मार्केटिंग बैरियर्स को इवॉल्व करती रहती हैं ताकि जो ट्रेडिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारा असर्शन दिया है इसके हिसाब से ये रीज़न गलत दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मैंने ग्लोबलाइजेशन में पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन के क्या ड्राइवर्स हैं, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू लेकर के जाती हैं। पहला है पॉपुलेशन मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर, फाइनेंशियल फ्लो, एक्सपोर्टिंग, असेंबली, ऑपरेशंस। कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पहले देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के क्या पड़े। पहला, एक ग्लोबल मार्केट मिला, लोग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हुआ, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लोग ट्रेड कर पाते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मोबिलाइजेशन पॉसिबल हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। स्पेशली इसमें रिसोर्सेज जो है वो लेबर या वर्कर्स को हम कह सकते हैं, जो इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से आसानी से मोबिलाइज या ट्रांसफ़र हो पाए हैं एक जगह से दूसरी जगह। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलता है, बाहर की बड़ी बड़ी जो MNCs होती हैं वो आप देखते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करती हैं। नेक्स्ट है कंपटीशन। ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो कंपनीज हैं या जो बिजनेसेस हैं उनके बीच में अच्छा कंपटीशन बना है, और इस वर्ल्ड बेस्ड कंपटीशन की वजह से हर कंट्रीज अपने आप को बेस्ट या आगे बढ़ाने की कोशिश करती हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। हमारा क्वेश्चन था व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे पहला जो है पॉपुलेशन मोबिलिटी स्पेशली ऑफ लेबर, ये सही है, ये ड्राइवर है ग्लोबलाइजेशन का। दूसरा है फिनेंशियल फ्लोज, बिल्कुल ये भी ड्राइवर है ग्लोबलाइजेशन का। फिनेंशियल फ्लोज, फिनेंस, अगर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो इससे फिनांस भी फ्लो होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। थर्ड, एक्सपोर्टिंग, और फोर्थ, असेंबली ऑपरेशंस। ये दोनों जो हैं ये ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स या ग्लोबलाइजेशन
के एडवांटेजेस नहीं हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन ए और बी करेक्ट होगा, तो सी यहाँ पर करेक्ट है, ए एंड बी बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ CSR टू कंज्यूमर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंज्यूमर से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें इसमें दी गई हैं। पहला है रीजनेबल चांसेस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर अकम्पलिशमेंट एंड प्रमोशन। दूसरा है टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइजेस इवन व्हेन देयर इज सेलर्स मार्केट। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस। और फोर्थ दिया है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड एंड रिड्रेस्ड। सबसे पहले CSR के बारे में जान लेते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन है बिजनेसेस की सोसाइटी की तरफ। जो भी बिजनेसेस हैं वो सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और सोसाइटी में रह कर के काम करते हैं, तो उनकी भी कुछ ऑब्लिगेशंस बनती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं सोसाइटी की तरफ, जैसे कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना, हेल्थ एजुकेशन को मेंटेन करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो बिजनेसेस की बनती हैं सोसाइटी की तरफ। इंडिया ऐसी पहली कंट्री है जिसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैंडेटरी किया है कंपनीज एक्ट 2013 में, अप्रैल 2014 से। क्या क्या फैक्टर्स या क्या क्या चीज़ें कंज्यूमर्स की तरफ आती हैं CSR में। पहला है प्रोवाइड स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट हों वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हों, अच्छे हों। दूसरा है चार्ज फेयर प्राइजेस, सही प्राइजेस को चार्ज करना, रॉन्ग प्राइजेस को न चार्ज करना। नेक्स्ट है आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करना। कंज्यूमर की जो कंप्लेंट्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, उनको हैंडल करना, उनको सुनना और जल्द से जल्द उसको सॉल्व करना। इसके अलावा जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि ब्लैक मार्केटिंग करना, होर्डिंग करना, अडल्टरेशन करना यानी कि मिलावट करना, इन सब चीज़ों में बिजनेसेस को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कंज्यूमर्स की तरफ बिजनेसेस की। वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आएँ तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट दिया हुआ है रीजनेबल चांसेस एंड प्रॉपर सिस्टम फॉर अकम्पलिशमेंट एंड प्रमोशन, ये बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर की तरफ नहीं है। दूसरा है टू सप्लाई गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस इवन व्हेन देयर इज सेलर्स मार्केट, ये बिल्कुल सही है, ये कंज्यूमर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेलर्स मार्केट का मतलब है कि ऐसा मार्केट जहाँ पर सेलर किंग पिन होता है, जैसा वो चाहता है, जिन प्रोडक्ट्स को चाहता है, जिन प्राइस पे चाहता है, उस प्राइस पे वो प्रोडक्ट्स को सेल करता है। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, ये भी कंज्यूमर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर बीइंग हर्ड एंड रीड्रेस, ये कंज्यूमर की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, CSR का पार्ट है। तो यहाँ ऑप्शन बी और डी जो है ये करेक्ट है कि ये CSR टू कंज्यूमर्स का पार्ट है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, बी एंड डी आर करेक्ट। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट अ लेडी सोशल वर्कर। दूसरा है स्टेट कमीशन शैल कंसिस्ट अ पर्सन इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। नेक्स्ट है डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट 4 मेंबर्स। और लास्ट ऑप्शन दिया है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ अ पर्सन हु इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड चीज़ें जान लेते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 ये अमेंडेड एक्ट है। कंज्यूमर्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनके खिलाफ हो रही जो करप्शन होती है उनसे बचाने के लिए, उससे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस इस एक्ट में बनाए गए हैं। तो जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल है, यानी कि अगर कंज्यूमर की कोई समस्या है, कोई डिस्प्यूट्स हैं, तो वो कहाँ सॉल्व किए जाएंगे, तो 3 लेवल्स पर कंज्यूमर्स के डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। पहला है डिस्ट्रिक्ट लेवल, दूसरा है स्टेट लेवल और तीसरा है नेशनल लेवल पर। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 1 करोड़ तक की डिस्प्यूट्स को टैकल किया जाता है। दूसरा है स्टेट कमीशन, रुपए 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का अगर कोई से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है तो वो स्टेट कमीशन में जाता है, और 10 करोड़ से ऊपर का अगर डिस्प्यूट है तो यहाँ पर ये नेशनल कमीशन में जाता है। अब अगर हम मेंबरशिप की बात करें तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट फोरम, हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट फोरम होता है जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं, और इन 3 मेंबर्स में से एक जो प्रेसिडेंट होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए।
और एक महिला यानी कि वुमन मेंबर होनी चाहिए। दूसरा है स्टेट कमीशन। हर स्टेट में एक स्टेट कमीशन होता है। इसका जो प्रेसिडेंट होता है वो हाई कोर्ट का जज होना चाहिए या ऐसा पर्सन होना चाहिए जो हाई कोर्ट का जज रह चुके हों, और 2 और मेंबर्स होंगे जिनमें से एक महिला होंगी। थर्ड है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन दिल्ली में है। इसमें जो प्रेसिडेंट होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे या सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके होंगे, ऐसे कोई व्यक्ति इसमें प्रेसिडेंट होंगे, और 4 मेंबर्स हो सकते हैं जिसमें से एक महिला होंगी। तो आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट फोरम में टोटल 3 मेंबर्स होते हैं और जो प्रेसिडेंट होगा वो डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। तीनों जो कमीशंस हैं उसमें एक वुमेन मेंबर होनी चाहिए। स्टेट कमीशन में टोटल 3 मेंबर्स हैं और तीसरा है नेशनल कमीशन, इसमें कम से कम 4 मेंबर्स होने चाहिए। वापस हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर हम देख लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट अ लेडी सोशल वर्कर। ये सही है, तीनों जो कमीशन हैं उनमें एक महिला मेंबर होनी चाहिए। दूसरा दिया है स्टेट कमीशन कंसिस्ट अ पर्सन इज और हैज़ बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट। बिल्कुल सही है, स्टेट कमीशन में जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हाई कोर्ट के जज होते हैं या हाई कोर्ट के जज रह चुके होते हैं। तीसरा दिया है डिस्ट्रिक्ट फोरम में 4 मेंबर्स होते हैं। ये ऑप्शन गलत है, डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक्चुअली में 3 मेंबर्स टोटल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया हुआ है कि नेशनल कमीशन जो है उसमें जो प्रेसिडेंट होंगे या एक पर्सन होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जज होने चाहिए, तो ये ऑप्शन भी सही है। तो हमसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड नहीं है या उसके संदर्भ में गलत है, तो जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर यूएस डॉलर विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज हैज लार्जेस्ट वेटेज इन द वैल्यू ऑफ एसडीआर। स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते समय सबसे ज़्यादा जो वेटेज होती है वो यूएस डॉलर को मिलती है। इसके अलावा यूएस डॉलर के बाद सेकेंड लार्जेस्ट वेटेज किस करेंसी का है? पहला ऑप्शन है जापानीज येन, दूसरा है चाइनीज युआन, थर्ड है यूरो और चौथा है ब्रिटिश पाउंड। सबसे पहले देख लेते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होता है। तो आईएमएफ क्या करता है कि अपनी जो मेंबर्स होते हैं उनको इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करता है ताकि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की एडवर्स सिचुएशन है उसको एलिमिनेट किया जा सके। जो भी कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर नेशंस हैं, वो पैसे कंट्रीब्यूट करती हैं आईएमएफ में। वो जब ज़रूरत होती है एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिचुएशन में उनको लोन प्रोवाइड होता है आईएमएफ के द्वारा। अब हर कंट्री की करेंसी अलग अलग है, तो हर कंट्री अलग अलग करेंसी में अगर आईएमएफ में पैसे इन्वेस्ट करती है, आईएमएफ में पैसे देती है, और आईएमएफ भी अगर हर कंट्री को अलग अलग उनकी करेंसीज़ के हिसाब से लोन दे पाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। इसके लिए आईएमएफ ने एसडीआर बनाया जिसे हम पेपर गोल्ड भी कहते हैं, ताकि जो इंटरनेशनल लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सके। तो एसडीआर क्या है कि इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है, एक एसेट है जो कि 1969 में आईएमएफ के द्वारा बनाया गया था। तो जो ये स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, ये आप कह सकते हैं कि आईएमएफ की यूनिट है लोन प्रोवाइड करने की, या आईएमएफ की करेंसी की यूनिट है एसडीआर। अब एसडीआर में कुछ पर्टिकुलर करेंसीज हैं जिनसे मिला करके एसडीआर बना है, और कोई भी कंट्री जब आईएमएफ में पैसे देती है तो वो भी उन्हीं फॉर्म्स में देगी या उन्हीं करेंसीज में आईएमएफ में पैसे देगी, और आईएमएफ को भी अगर अपने मेंबर नेशंस को पैसे प्रोवाइड करने होते हैं तो वो भी एसडीआर में यानी कि उन्हीं पर्टिकुलर करेंसीज में दिए जाते हैं। एसडीआर की जो वैल्यू है वो 5 करेंसीज पे बेस्ड है। शुरुआत में ये 4 करेंसीज ही थी, बट अक्टूबर 2016 से चाइनीज़ रेनमिनबी को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सी करेंसी का कितना ज़्यादा वेटेज है। सबसे फर्स्ट नंबर पे है यूएस डॉलर, 41.73 वेटेज है इसका। दूसरे नंबर पे यहाँ पर यूरो है 30.93 वेटेज के साथ। उसके बाद चाइनीज़ युआन है, फिर है जापानीज़ येन, उसके बाद है पाउंड। तो सबसे पहले नंबर पे यानी सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो यूएस डॉलर में है, उसके बाद यूरो में है।
तो वापस हम अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यूएस डॉलर के बाद सबसे ज़्यादा वेटेज एसडीआर में किसका है, तो ये यूरो का है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। आईएमएफ पे भी पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर्स ऑफ आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? चार ऑप्शंस हैं, जकार्ता, वॉशिंगटन डीसी, जिनेवा या नन ऑफ दी अबव। तो आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के हम हेडक्वार्टर्स देख लेते हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू में है। आसियान का हेडक्वार्टर जकार्ता में है। यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। डब्ल्यूएचओ और डब्ल्यूटीओ इन दोनों का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर्स हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, ये अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आसियान पे पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ एमसीक्यूज देखे जो कि बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड थे। आने वाले वीडियोस में हम और रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। होपफुली ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। थैंक यू।